हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज़, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं गाइज़ भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। उसमें चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। यूनानी आक्रमण करेंगे आज। चैप्टर नंबर 7 तक गाइज़ हम लोग कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि है यूनानी आक्रमण। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो छोटा सा चैप्टर है ये, मुश्किल से थोड़े से नोट्स हैं और 2-4-10 क्वेश्चन हैं और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो गाइस, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है यूनानी आक्रमण। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो इसमें लिखा है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है यानी 6th सेंचुरी बीसी में के मध्य क्या होता है, ईरान में कुरुश और क्या है, साइरस द्वितीय, कुरुश और क्या, साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और कब की है गाइस? तो इन्होंने ईरान में कुरुश और क्या है, साइरस द्वितीय ने की। कब? 1558 से 1529 ईस्वी के बीच की बात है ये। ठीक है, किसकी? हकामनी साम्राज्य की। तो इसमें लिखा है बेस्तून, पारसी पोलिस और नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो है दारा प्रथम का जो टाइम था वो है 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसने भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, कौन सा अभिलेख है? नक्श ए दुरुस्तम अभिलेख से जो है दारा प्रथम के शासनकाल का है ये। और इससे क्या भारत और पारसिक संबंधों के विषय में जो है आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख जो है उसने बेहिस्तून अभिलेख में किया। यानी कि इसने कहा जो दारा प्रथम है उसके कितने प्रांत थे? 23। और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? बेस्तून अभिलेख में मिलता है और हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है। ठीक है, किसके? हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत जो है, आप जो दारा प्रथम है उसका जो है 20वां, कौन सा? 20वां प्रांत था। टोटल कितने थे? 23, जिसमें से भारत जो है दारा प्रथम का 20वां प्रांत कहा गया। और ये किसने कहा? हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है। फिर इसने लिखा है दारा को इस प्रांत से क्या है 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। गाइस, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसे हम बस एक बार पढ़ लेते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे कि टेसियस अर्थ जरक्लीसस का जो है राज वैद था। फिर इसमें लिखा है पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में क्या है, खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, अब देखते हैं फिर से किसके संपर्क से। देखिए, पारसिक संपर्क से क्या होता है, जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि जन्म लेती है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है गाइस, तो अगर पूछा जाए तो खरोष्ठी लिपि के बारे में, तो ये क्या उत्तर पश्चिम में है और क्या पारसिक संपर्क थे उसकी वजह से आती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। यानी कि जो खरोष्ठी लिपि है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? ईरानी अरामेइक लिपि से जो है उत्पन्न हुई है। फिर लिखा है फारसी स्वर्ण मुद्रा डैरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। स्वर्ण मुद्रा क्या? डैरिक कहलाती थी। और जो रजत मुद्रा है वो क्या कहलाती थी? सिग्लोई। ठीक है, कौन सी? पारसी। फिर ईरानी सिक्के जो है सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। पश्चिमोत्तर कौन सा होता है गाइस? ये होता है पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है महापद्मनंद। हमने देखा जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन होते हैं? वो होते हैं महापद्मनंद। तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या जो है पुराणों और बौद्ध ग्रंथ में क्या मिलती है? 8। देखिए, नंद किससे कहा गया? जो टोटल इसमें 9 राजा होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा नंद। ठीक है, 9 से नंद। ओके, तो जो इसमें टोटल यानी कि 9 हो गए शासक हो गए। तो एक तो हो गया महापद्मनंद और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हो गए। टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था गाइस कौन था? वो था धनानंद। तो इसमें क्या लिखा है कि सिकंदर का समकालीन था। यानी कि जब यहाँ पे धनानंद था तो कहीं पे सिकंदर था, एक ही समय था। फिर इसमें लिखा है उसे यूनानी लेखकों
में क्या कहा गया, अग्रमीज कहा गया, ठीक है। फिर जेनोफोन, उसे क्या है, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति कहते थे। देखिए क्या होता है, जो धनानंद था, जो सबसे लास्ट शासक था किसका, आपका नंद साम्राज्य में सबसे लास्ट था धनानंद। वो क्या होता है, बहुत ही धनाढ़ होता है, मतलब बहुत ही धन होता है इसके पास। ये कौन कहते हैं, जेनोफोन कहते हैं। और इन्हीं को क्या बोला गया है, अग्रमीज भी कहा गया है, ठीक है। किसमें, यूनानी लेखकों में धनानंद को अग्रमीज भी कहा गया है। अब इसमें लिखा है भद्रशाल उनका कौन था, सेनापति था। चलिए अब लिखा है सिकंदर। तो यहाँ लिखा है जो सिकंदर है मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैसिडोन का क्षत्रप कौन था, फिलिप द्वितीय। उसका पुत्र कौन था, सिकंदर, राइट। सिकंदर किसके पुत्र थे, फिलिप द्वितीय के, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात क्या होता है, 326 बीसी के बसंत के अंत में क्या है, एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सपोज कि यहाँ पे है हकामनी साम्राज्य। अब यहाँ पे सिकंदर ने विजय प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 326 ईसा पूर्व में क्या होता है, भारत जो है सिकंदर जो है भारत के लिए चल पड़ा, ठीक है। भारत के लिए 326 ईसा पूर्व में भारत की तरफ चल पड़ा विजय के लिए, भारत विजय के लिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा है 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, ठीक है। अब क्या होता है कि जाते हैं 326 में निकलता है और 2 वर्ष के बाद अब जो है वापस शुरू होता है, वापसी उनकी शुरू होती है, ठीक है। कहाँ से, तो इनका जो अभियान है वो पाटल से यूनान की तरफ ये वापस से प्रस्थान करते हैं 2 वर्ष बाद। कौन, सिकंदर और सिकंदर की सेना। अब लिखा है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय जो है पंजाब और सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। इसने कहा जो पंजाब है, पंजाब और सिंध में जो है 28 शक्तियाँ थीं, ठीक है। और ये किसने कहा है, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है। चलिए हम सिकंदर की बात कर रहे थे, सिकंदर आया और वापस जा रहा है 2 साल बाद। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सिकंदर के आक्रमण के समय। तो यहाँ लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक, ठीक है। अस्मक एक क्या है, सीमांत गणराज्य था और जिसकी राजधानी क्या थी, मत्सक थी, ठीक है। फिर यूनानी लेखकों के अनुसार क्या होता है, सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष जो सैनिक थे वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे कि घरों में पुरुष जो थे वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, उनकी जगह क्या होती है, स्त्रियां आती हैं, क्या करती हैं, शस्त्र धारण करती हैं। पुरुषों की जगह अब क्या होगा, स्त्रियां जो है शस्त्र धारण करती है। और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। किसने, सिकंदर ने। तो हमने क्या पढ़ा, 326 को ये प्रस्थान करते हैं भारत की तरफ और फिर 2 वर्ष बाद ये वापस जाते हैं। तो कहानी ये चल रही है कि सिकंदर जब युद्ध करते हैं तो पुरुष सैनिक मारे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्त्रियां जो हैं शस्त्र धारण कर लेती हैं। और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की जो समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दी। फिर क्या, पुरु यानी कि पौरस, ठीक है। अब एक राज्य था, ठीक है, कहाँ पे, झेलम और चिनाब नदी के बीच में, ठीक है। जैसे सपोज कि ये झेलम नदी है, फिर यहाँ से चिनाब जारी है, इन दोनों के बीच में जो है एक राज्य था जिसका नाम था पुरु, या फिर कह लीजिए कि पौरश का राज्य जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। और क्या होता है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर क्या किया, पुरु को पराजित किया, ठीक है। परंतु उसकी वीरता से, पुरु जो है पौरस, ठीक है, पुरु राजा का नाम है, ठीक है, तो पौरस के थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है राज्य आपका, झेलम चिनाब नदी के बीच में होता है। अब क्या होता है, सिकंदर झेलम नदी के तट पर क्या है, पुरु को पराजित करते हैं और उसके बाद उनकी वीरता से प्रसन्न हो जाते हैं। और सिकंदर ने क्या करा, उसे अपना मित्र बना लेते हैं, सिकंदर, ठीक है, बना लेता है। और क्या है, उसे जो है अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान कर देता है। मतलब युद्ध लड़ते हैं, सिकंदर युद्ध लड़ता है पुरु से और उसके बाद पुरु हारते हैं। तो पुरु के हारने के बाद भी उनकी वीरता से प्रसन्न होकर क्या है, जो सिकंदर है वो क्या करता है कि पुरु को उनके जितने उनका जो राज्य है वो तो वापस कर देता है, प्लस और ऐड करके क्षेत्र दे देते हैं।
दे देता है सिकंदर। फिर सिकंदर ने क्या किया, 2 नगरों की स्थापना करी, और 2 नगर कौन कौन से थे, एक का नाम है निकाया और दूसरा है केफला, ठीक है। तो इन 2 नगरों की स्थापना की गाइस, ये इंपॉर्टेंट है नगर, कौन सा, निकाया और केफला। फिर लिखा है व्यास नदी जो है, देखिए झेलम और चेनाब के तट के बीच में पूर्व पौरस का युद्ध होता है। अब आते हैं और अब उसके नीचे आ जाते हैं, जैसे झेलम, फिर आपका चेनाब आती है, अब नीचे आ जाते हैं हम व्यास नदी पे, ठीक है। तो जो व्यास नदी क्या होता है, सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। मतलब अब इसके बाद क्या होता है कि जो उनके सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्वदेश लौटने का फैसला किया उसने, मतलब कितने, सिकंदर ने अपने सैनिकों के संग। क्या होता है कि जैसे ही व्यास नदी पे आते हैं तो जो सैनिक होते हैं ना, सिकंदर की सेना के जो सैनिक होते हैं वो मना कर देते हैं आगे बढ़ने से, और फिर यहाँ से सिकंदर फैसला लेते हैं कि यहाँ से ये वापस जाएंगे, यानी कि हमने कहा कि 2 वर्ष बाद ये वापस जाना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि 323 ईस्वी के लगभग क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सिकंदर चलना कब प्रारंभ करते हैं गाइस, 326 में, और उसके 2 वर्ष बाद ये वापस जाने लगते हैं, और 323 में क्या होता है गाइस, इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश, जैसे कि सिकंदर कहाँ पे आक्रमण करते हैं, वो करते हैं पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है। तो अब उसके बाद बहुत सारे मतलब अनेक जो है यूनानी उपनिवेश क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, और उपनिवेश के नाम जैसे निकाया, ये सिकंदर ने स्थापित किया था, ठीक है। फिर इसमें लिखा है केफला, ये भी सिकंदर ने, और सिकंदरिया ये भी सिकंदर द्वारा ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप जो यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में क्या है, उलूक शैली के सिक्के ढाले गए, ठीक है। किसके मतलब यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर कौन से, उलूक शैली के सिक्के ढाले गए, कहाँ पे, भारत में गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखिए छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे जो नोट्स हैं वो होते हैं कंप्लीट, 8-9 क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी अभी स्टार्ट करेंगे गाइस। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सिकंदर के हमले के समय, जब सिकंदर हमला करता है तो उस समय क्या, उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से क्या है, किस एक का शासन था। जैसे सिकंदर का हमला कहाँ होता है, उत्तर, मतलब एक्चुअल में यहाँ होता है उत्तर पश्चिम भारत में होता है, तो इसने कहा उत्तर भारत में जो शासक था वो कौन था। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि जो सिकंदर के हमले के समय कौन था आपका गाइस, नंद वंश के शासक थे। कौन, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा आपका था, धनानंद था, ठीक है। जो सिकंदर का क्या था, समकालीन था, और उसे यूनानी लेखकों में क्या बोला गया था, अग्रमीस कहा गया था, और जैनफोर ने उसे क्या कहा था, बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, यानी कि बहुत ही धन वाला। फिर भद्रशाल जो है आपका धनानंद का क्या था, सेनापति था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। गाइस रिपीट हो रहा है, ये आपका नंद वंश का राजा था धनानंद। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात, ठीक है। तो पहला कथन लिखा है, कथन ये लिखा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात जो है सिकंदर महान ने 325 में भारत छोड़ दिया था, ठीक है। 326 में आता है और 325 के एंड में ये वापस जाने लगता है, तो बिल्कुल ये सही लिखा है, ठीक है। और 323 में क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु होती है। तो गाइस अब इसमें जो कथन हमने पढ़ लिया कि इसने कहा था कि 325 में जो है सिकंदर भारत छोड़ता, बिल्कुल सही। अब सेकंड जो इसका कारण है वो क्या है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो गाइस ये वाला जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। तो लिखा है हक्कामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात क्या होता है। पहले सिकंदर चलना जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हक्कामनी साम्राज्य को खत्म करता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है 326 में ये क्या, वसंत बीसी में, 326 बीसी में वसंत के अंत में क्या करता है, एक विशाल सेना के साथ क्या है जिस सिकंदर भारत विजय के लिए निकल पड़ता है। और 2 वर्ष बाद ये अभियान, मतलब अपने अभियान के पश्चात 325 में ये वापस सितंबर माह में जो है वापस क्या है, पाटल से वापस यूनान की तरफ प्रस्थान करता है। अब लिखा है किंतु वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं होता है, ठीक है। वो उसकी मृत्यु होती है और वो अपने मन से जा रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होती है कि उनकी जो सेना होती है वो व्यास नदी पार करने से मना कर देती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। ये लोग क्या है अपने परिवार से बहुत समय तक दूर रहते हैं, इसलिए उनकी जो सेना है बिल्कुल हार जाती है और कहती है कि भाई हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
ठीक है। तो वो वापस जाता है, किसी से परास्त नहीं हुआ, किसी से हारा नहीं, ठीक है। तो हमारा कथन सही था, कारण गलत था, यानी कि पहला सही था और जो दूसरा वाला था वो गलत था, ठीक है। फिर आते हैं युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा क्या है आहत हो जाने के बाद क्या है भारतीय गढ़ और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। बिल्कुल किया था, सही है। तो ये कहाँ पे किया था? अस्मक की राजधानी होती है मस्सर, यहाँ पे। तो सिकंदर के आक्रमण के समय क्या है अस्मक एक क्या है सीमांत गढ़ राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? मस्सक थी। और यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात क्या होता है, यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? शस्त्र धारण कर लेती हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। क्या कारण थे जिससे सिकंदर जो है सफल होता है? तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सब बिखरे हुए थे, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि जो उसकी जो है फौज जो है बेहतर थी। बिल्कुल सिकंदर की फौज बेहतर थी और उसे क्या है देशद्रोही शासक से सहायता मिली, यानी कि कुछ जो जैसे हम कह सकते हैं कुछ जो देश के लिए मर रहे हैं, कुछ ऐसे थे जो देशद्रोही होते हैं, ठीक है। और फिर लिखा है वे एक अच्छा प्रशासक था। बिल्कुल सही। देखिए इसका आंसर है, ठीक, इसका आंसर है ABC। तो प्रशासक की बात ये वाला गलत है गाइस, चौथा वाला गलत है। बाकी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। वे एक अच्छा प्रशासक था। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है आखिर व्याख्या में। तो यहाँ लिखा है सिकंदर की भारत में सफलता के उपरोक्त कारणों में से जो है प्रथम 3 जो है आपके क्या थे? सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ जो है 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय जो है भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, राज्य थे। और फिर क्या है उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। फिर लिखा है अम्बी जैसे तमाम देशद्रोही जो है भारतीय शासकों ने उसे जो है सहयोग दिया था। बहुत सारे ऐसे देशद्रोही शासक थे जिसने सिकंदर को क्या है सहयोग दिया था। फिर उसके बाद लिखा है भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने की कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। बस ये आपका चौथा गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर से झेलम के तट पर जो है पराजित हुआ। तो गाइस हमने पढ़ा था पुरुपौरस, राइट। तो ये पराजित होता है लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर इसके राज्य को वापस कर देता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से वही कहानी लिखी है गाइस, कुछ नया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, ठीक है। आइए ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डाइमेकस सिकंदर के साथ जो है भारत नहीं आया था। अब सिकंदर के संग भारत कौन आता है देखिए। तो इसमें जो है कहा कि जो डाइमेकस है वो सिकंदर के संग भारत नहीं आया था। अब कौन कौन आता है देखिए। नियारकस, 3 बंदों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इन तीनों का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सिकंदर के संग भारत कौन आया था। नियारकस आए थे, फिर क्रिटस आए थे और एरिस्टोब्यूलस आए थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्ट्रैबो के अनुसार क्या है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस यानी कि ये, ठीक है, जो नहीं आया था सिकंदर के संग। तो जो सीरिया का राजा था एंटियोकस, उसने क्या किया है डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत जो है कब भेजा था? बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था, ठीक है। सिकंदर के संग नहीं आया था, इसे बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। किसने? सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उसने किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। बात होती है खत्म यहाँ पे और चैप्टर होता है खत्म गाइस। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। तो कितनी देर में हो गया गाइस? ये 18 मिनट का कुछ रहा और ये कंप्लीट होता है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।